ट्यूबवेल पर चुड़ैलों का नहाना। सोनपुर नामक गांव में सब लोग खुशहाल जिंदगी में रह रहे थे। गांव में ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था और अधिकतर औरतें ट्यूबवेल पर नहाने जाया करती थी। उस गांव में संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति थे जो पुराने जमाने के रीति रिवाज और छुआछूत, नीची जाति ऐसी धारणाओं को मानते थे। इसलिए उन लोगों को नदी और ट्यूबवेल पर, जहां आम लोगों के लोग जा सकते हैं, वहां आना मना था। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। शालिनी, पाखी, मनीषा तीनों अनाथ बहनें नीलकंठ गांव से सोनपुर गांव में आ गई थी, जहां वो किसी को नहीं जानती थी। तभी बड़ी बहन शालिनी कहती है, बहुत प्यास लग रही है। मनीषा, पाकी, क्या तुमने आसपास कोई नदी या ट्यूबवेल देखा है? इतनी गर्मी हो रही है कि नहाने का भी मन कर रहा है। अरे मेरे पास पानी है ना, ये पी लो दीदी। देखते हैं आगे कुछ ट्यूबवेल मिलेगा तो नहा लेंगे, मुझे गर्मी भी लग रही है। और मुझे भी, हमें रहने का इंतजाम भी करना होगा। जहाँ पानी होगा उसके पास ही थोड़ी दूरी पर झोपड़ी बना लेंगे हम। ठीक है दीदी। तीनों बहनें थोड़ी दूर पर जाती हैं तो उन्हें एक ट्यूबवेल दिखता है। फिर मनीषा कहती है, दीदी हमें ट्यूबवेल मिल गया, चलो हम यहाँ नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद झोपड़ी बनाएंगे, वरना इतनी गर्मी में तो काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ चलो। ये कहकर तीनों अपनी अपनी पोटली पेड़ के सहारे रखती हैं और वहां जाकर हाथ मुंह धोकर ट्यूबवेल के अंदर जाने वाली होती हैं कि 4-5 औरतें आकर कहती हैं, अरे तुम तीनों छोरियां कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। हाँ कौन हो तुम? जरा मुझे भी बताओ, कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं लगती हो। वो हम 2 गांव छोड़कर जो नीलकंठ गांव है वहीं से आए हैं। हमें काम की तलाश थी तो यहीं बसने आ गए। आपके हाथों में कपड़े देखकर लगता है कि आप भी यहाँ पर नहाने आई हैं। पहले हम तीनों नहा लेते हैं, फिर आप नहा लेना। क्या बोला तुमने? तुम हमारे ट्यूबवेल पर नहाने आई हो, इसको अशुद्ध करोगी? ना तुम्हारी कोई जात ना धर्म है, तुम ट्यूबवेल पर नहीं नहा सकती हो, वरना हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये इज्जत वाले लोगों का गांव है, यहाँ ऐरे गहरे छोटी जाति के लोग नहीं आ सकते। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के समय में जात पात की बात नहीं होती। हाँ आंटी जी, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, गांव से पढ़ लिख कर यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं। जात पात कुछ भी नहीं होता, इंसान की पहचान उसके कर्म से ही होती है ना, कि नाम या जन्मजात से। मेरी बहनों ने बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? यहाँ तुम नहीं नहा सकती हो, चलो जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना इस ट्यूबवेल पर। हम नहीं जाएंगे, यहाँ तो सब आ सकते हैं, आप ऐसी जात पात की बात क्यों कर रही हैं? अरे एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? चली जाओ यहाँ से, वरना भगाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। हम जा रही हैं। पाकी, मनीषा चलो यहाँ से। कोई बात नहीं। तभी तीनों बहन जंगल में आकर अपनी झोपड़ी बनाने का सामान जुटाती हैं और झोपड़ी बनाते हुए कहती हैं, कितने अकड़ू लोग हैं। इस गांव की औरतें तो महान हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई का उनके दिमाग पर कोई असर नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो पुरानी बातों को मानते हैं। कोई नहीं, भूल जाओ। क्या कोई बात नहीं? हम नहाएंगे कहाँ पर? मनीषा बिल्कुल ठीक कहती है, हम तो वहीं जाएंगे जब वो औरतें वहां नहीं होंगी, पर जाएंगे वहीं ट्यूबवेल पर नहाने। चलो आराम कर लो, बहुत थक गए हो ना तुम दोनों। और ये फल खा लेना, जंगल की शुरुआत में मुझे कुछ फल दिखे थे जिन्हें मैं तोड़ लाई। शुक्रिया दीदी, आप भी खा लो, थक गई होगी ना। इस तरह तीनों बहनें फल खाकर घास बिछाकर सो जाती हैं। शाम को तीनों जगती हैं तो मच्छर से परेशान होकर कहती हैं, दीदी बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं, क्यों ना इस वक्त हम ट्यूबवेल पर नहाने चलते हैं, कोई देखेगा भी नहीं इस वक्त। हाँ दीदी प्लीज चलो ना। चलो, मुझे भी गर्मी लग रही है अब तो। तभी तीनों उस ट्यूबवेल पर रात में नहाने चली जाती हैं, जहाँ किसी को पता नहीं चलता। तीनों वहाँ से वापस अपनी झोपड़ी में आकर कहती हैं, अब लग रहा है बहुत फ्रेशनेस। इतनी गर्मी में तो 2-3 बार नहाते थे हम वहाँ। हाँ, पर यहाँ की बात अलग है, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। चलो दीदी वापस सो जाते हैं, बढ़िया नींद आएगी। इस तरह तीनों बहनें उस ट्यूबवेल पर रात में ही नहाने जाया करती थी। पर एक रात वो दोनों आदमी कमलेश, महेश उन लड़कियों को नहाते हुए देख लेते हैं। वो जब जाती हैं तो कमलेश पाखी का हाथ पकड़कर कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम तीनों की फिर से यहाँ इस ट्यूबवेल पर आकर नहाने की? हैं? इतने दिन से तुम तीनों हमें बेवकूफ बना रही थी ना? अरे इन लड़कियों ने अशुद्ध कर दिया ट्यूबवेल, अब तो मौत ही इनकी सजा है, मार डालो इसी ट्यूबवेल में इन्हें। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो हमें। समझ नहीं आता क्या? छोड़ मेरी बहन को। तुझे तो मैं बताता हूँ। तभी दोनों आदमी ट्यूबवेल में दोनों को डुबोकर मारते हैं। शालिनी अपनी दोनों बहनों को बचाने की कोशिश करती है, पर कमलेश उसे भी ट्यूबवेल में डुबोकर मार देता है और तीनों की लाश को जंगल में दफना कर कहते हैं, खत्म खेल इन लड़कियों का,
अब दोबारा अशुद्ध नहीं करेंगे हमारे ट्यूबवेल को। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी तीनों चुड़ैल उस मौत के गड्ढे से बाहर आकर कहती हैं, माफ करना बहनों, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, पर इस कमलेश महेश ने हमारे साथ जो किया है उसकी सजा तो उन्हें भी देंगे और ट्यूबवेल पर नहाकर आने वाली औरतों को भी देंगे। हाँ दीदी, अब उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अगले दिन चुड़ैल ट्यूबवेल पर जाने वाली औरतों को ट्यूबवेल में डुबो डुबो कर मार देती हैं। उसके बाद वही औरतें सरोज नैना जब ट्यूबवेल पर आकर नहाती हैं तो चुड़ैलें कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमारी मौत हुई है, अब तुम्हारी भी हम जान ले लेंगी। बहुत नहाने का शौक है ना तुमको, आओ तुम्हें हम नहलाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें, इन चुड़ैलों से कोई बचाओ। तभी तीनों चुड़ैलें उन दोनों औरतों को ट्यूबवेल में डुबो डुबो कर मार डालती हैं। इसी तरह जो भी उस ट्यूबवेल पर नहाने आता है तो चुड़ैलें उन्हें मार डालती हैं। साथ ही वो कमलेश और महेश को भी ट्यूबवेल में डुबो कर मार देती है। इसके बाद चुड़ैल उस ट्यूबवेल में अक्सर नहाया करती थी। इस तरह एक एक करके गांव के आधे लोग गायब हो जाते हैं। इस बात से चिंतित होकर जब मुखिया छानबीन करके पता लगाता है तो वो उस ट्यूबवेल पर कुछ आदमियों के साथ मशाल लिए आकर कहता है, देखो तुम तीनों चुड़ैलें जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरे गांव के और लोगों को मत मारो। मेरे गांव की आधी संख्या को तुम खत्म कर चुकी हो। मैं नहीं जानता तुम क्यों मारना चाहती हो हमारे लोगों को, पर विनती करता हूँ ये सब बंद करो। तभी अचानक से तूफान आता है जिससे उनकी सारी मशाल बुझ जाती हैं और तीनों चुड़ैलें कहती हैं, अच्छा तो तू ही है इस गांव का मुखिया, तूने ही ये सब रीति रिवाज बना रखे हैं ना, ताकि ट्यूबवेल पर छोटी जाति के लोग ना आए, और जात पात का विवाद तूने ही बढ़ा रखा है ना। यहाँ जिस वजह से हमारी ये दशा हुई, इसलिए तेरे गांव के लोगों ने हमें ट्यूबवेल पर नहाने नहीं दिया। थोड़ी बहुत मेरी गलती है, पर मैं नहीं जानता था ऐसा हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कई औरतें विधवा हो चुकी हैं, तो किसी के बच्चे अनाथ हो गए हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया है उसके लिए मैं विनती करता हूँ, माफी मांग रहा हूँ कि आगे अब से ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। पर इस गांव को बख्श दो, तुम इस गांव को बख्श दो। अच्छा तो उन लोगों की जान प्यारी है, हमारी नहीं। मैंने ऐसा नहीं बोला, पर तुम तीनों कृपा करके मेरी बात स्वीकार कर लो, वरना मेरा गांव उजड़ जाएगा। मैं तुम्हारी मुक्ति की पूजा भी करूंगा, प्लीज मुझे ये करने दो। उसके लिए तो तुम्हें हमारी लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। जानते भी हो कमलेश और महेश ने कहाँ दफनाया था हमें, उस पूरब दिशा में। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अरे तुमने उन्हें उनकी किए की सही सजा दी है। मैं तुम तीनों की मुक्ति कर सकता हूँ ना। हाँ कर सकते हो। तभी तीनों चुड़ैल अपनी लाश की जगह मुखिया और उसके आदमी को दिखाती हैं, जहां मुखिया उनकी लाशों को निकालकर पंडित से पूरी विधि के साथ अंतिम संस्कार कराकर पूजा कराता है, जिसके बाद उन तीनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और बचे कुचे लोग सुख समृद्धि से रहने लगते हैं। बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर का करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा तो फिर देर किस बात की है?
देखो मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मनचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम, तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा? साला हम ही ससुरी के संग ब्याह चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम मेहरिया बनावल चाहत हूँ, यू हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे। शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारी बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशर्म बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आई, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है बे, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे। सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन की जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है। चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है। आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा।
चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। ए तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ए ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाएं। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे। यार आयाश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षत से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी। सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है, वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया, हो गई मेरिया। अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। चुड़ैल सास की 5 बेशर्म बहुएं। शुक्ला निवास में 5 मॉडर्न उर्फ बेशर्म बहुएं सुनैना, शिवानी, शेफाली, जूही, टीना रहती थी। आप सोचेंगे कि ये बेशर्म कैसे है, क्योंकि आसपास के पड़ोसियों ने इन्हें बेशर्म बहुएं घोषित कर दिया है, क्योंकि ये भरे समाज में खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में लोगों की नजरों में बेशर्म बन रही है। यकीन नहीं होता तो पहली झलक देखिए। बड़ी बहू सुनैना साड़ी लपेट कर पूजा कर रही थी, तभी उसकी 2 छोटी देवरानी आकर कहती हैं, ओहो, छी, बड़ी जेठानी जी, आप पूजा कैसे करती हैं, वो भी ये थान लपेट कर? ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये किसके लिए कर रही हैं। हमारी माँ जी तो स्वर्ग पधार चुकी हैं और पति है नहीं। ओम जय अम्बे गौरी। शेफाली, जूही, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे कोई घर में पहनता है क्या? जाओ और साड़ी पहन कर आओ। मौसी सास जी, नमस्ते, मैंने पूजा कर ली है, आप प्रसाद लेंगी? ये बात सुनकर उसकी मौसी सास लैपटॉप में से जवाब देते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरी आवाज कितनी मीठी कोयल जैसी है, कितनी आज्ञाकारी है तू। पर तेरी ये दोनों देवरानी बिल्कुल बहुत बेशरम है। पता नहीं इतनी मॉडर्न क्यों बनती है। सबसे ज्यादा संस्कारी तो तू ही है। अब मैं आ नहीं सकती और वीडियो कॉल में से प्रसाद ले नहीं सकती। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। जी मौसी जी, नमस्ते, पैरी पौना। जीते रहो बहू, सदा खुश रहो। तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और दोनों देवरानियां एक साथ कहती हैं, ओहो, तो ये माजरा है, आप मौसी सास के सामने थी। तुम्हें क्या लगा मैं सच में आरती करके ये साड़ी पहन रखी थी? अभी देखो मेरा असली रूप। ये कहते ही वो अपनी साड़ी उतारकर जीन्स टॉप के अवतार में उनके सामने आ जाती है और उस टेप रिकॉर्डर से नया गाना बजाकर उसके सामने डांस करने लगती है। देखा मेरा असली अवतार? वूहू! ये है तुम्हारी असली जेठानी। वो तो उनके सामने मैं थोड़ी एक्टिंग कर रही थी। कौन सी मुझे आरती आती थी? आफ्टर ऑल आई एम मॉडर्न बहू। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है बेशरम रंग, कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। गाना सुनते ही चारों बहू इकट्ठी होकर अपनी मॉडर्न जेठानी के साथ डांस करने लगती हैं। तभी उनके 5 पति ये देखकर ताली बजाते हुए कहते हैं,
अरे वाह वाह वाह, तुम पांचों ने कितना कमाल का डांस किया है। आहा, मजा आ गया। सुनैना, अरे पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, लगा दूं तुम्हारे लिए। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा आज सुबह तो। जेठ जी, मेरी पसंद का भी आ जावे माही लेट्स डू बल्ले बल्ले, वो वाला भी। शिवानी, सुबह सुबह भांग खाकर बौखला गई हो का? अरे एक चांटा मुंह पर देंगे, गोलगप्पे की तरह फूल जाएंगे। नाश्ता बनाया है तुमने हम सब के लिए? भाभी आपने बनाया? हाँ बताओ, बनाया किसी ने नाश्ता पानी? जी हमने नहीं बनाया। जरा सुनैना अपने कपड़े देखो, अपने देवर के सामने तुम ये जीन्स टॉप में ऐसे कैसे आ सकती हो? और तुम देवरानी अभी, मतलब तुम पांचों को कोई और शर्म लिहाज नहीं है जब से मां गई है। जेठानी जी, इनकी क्या सुन रही हो? इतनी देर से ये लोग हमें ताने कस रहे हैं। अरे हमारे भी तो कोई दिन है। अब तक साड़ी लपेटकर संस्कारी का नाटक करें, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब हम और कौन सा माँ जी हमें देख रही हैं? माँ जी ना सही आपकी, हम और पड़ोसी तो है ना जो आपको इतना बोलते रहते हैं, फिर भी आपको लाज शर्म नहीं आती किसी को? बस बहुत हुआ, हमारा मॉडल बनने से इतना चिढ़ते क्यों हैं आप सभी लोग? अरे ये तो आजकल का फैशन है जो नॉर्मल है। तुम बाहर जाते हो तो क्या लड़कियों को नहीं देखते ऐसे कपड़े पहनकर? आंखें बंद कर लेती हो। तुम्हारे ऑफिस में भी तो लड़कियां आती हैं। जो ही जुबान संभाल कर बात करो। नाश्ता पानी बनाया नहीं, नाचने लग गए बस। भैया हमें या खाना नहीं मिलेगा इन मॉडलों की वजह से। चलिए ऑफिस के लिए निकलते हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़कर। तभी पांचों पति बीवी से बहस करके वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी जेठानी ताली बजाकर कहती है, ओके गर्ल्स, कम ऑन, लेट्स डू क्रेजी पार्टी। जेठानी जी के जोश से हमारा भी पार्टी करने का मूड बन गया। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। पांचों मॉडर्न बहुएं क्रॉप टॉप जीन्स पहनकर, सारा मेकअप लगाकर घर के माहौल को क्लब की तरह लाइट्स लगाकर बना लेती हैं और पैग बनाकर नाचने लगती हैं। उनकी ये हरकतें पड़ोसन खिड़की में से झांककर देख लेती हैं और कहती हैं, आरा, आज ममता होती तो ये 5 बहुएं बेशरम की तरह नहीं बिगड़ती। घर का ये माहौल करीब 2 महीने से था। ये सब होता हुआ उनकी सास ममता तस्वीर में से देखकर कहती है, इनकी बेशर्मी और नहीं सह सकती। मुझे इन्हें सुधारने के लिए इनके पास आना ही होगा। जब तक मैं थी तो मेरा खौफ था, अब ये सर चढ़ गई हैं। मोहल्ले वाले भी तू तू करने लग गए हैं। नच नचे आउआ, तुमसे है प्यार। पांचों बहुएं पैग मारकर नाच रही थी। तभी उनकी सास चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और उनका गाना बजने का प्लग निकाल देती हैं। तभी वो कहती हैं, ये किसने किया? प्यारी बहू, आई एम बैक। ये मैंने किया है। बहुत सर चढ़ गई हो, अब मैं तुम्हारी बेशर्मी उतार कर ही जाऊंगी। माँ जी आप कैसे आ सकती हैं? डियर बहू, तुम्हारी हरकतें देखकर आना ही पड़ा। चलो जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जा टीना, तू छोटी है ना? मैं क्यों जाऊँ? मुझे बनाना नहीं आता। आप चारों बढ़िया, मुझसे आप ही जाओ। शिवानी जेठानी जी जाएंगी, मुझे नहीं जाना। पांचों आपस में लड़ने लगती हैं। कोई चाय बनाने नहीं जाता। तभी चुड़ैल सास फिर से आंखें दिखाती हैं तो पांचों रसोई में चाय बनाने पहुंच जाती हैं और डर डर के जूही सास को चाय देती है। मम्मी जी चाय लीजिए, बन गई। बुढ़िया कहेंगी, न मरने से पहले चैन था, न मरने के बाद चैन है। अरे अरे, मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हारी सास ही तो हूँ। जी माँ जी। जूही भागकर चारों बहुओं के पास पहुंच जाती है और कहती है, पता नहीं माँ जी वापस क्यों आई हैं। अब हम मजे कैसे करेंगे? कमरे में धूम्रपान करके, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। पीजिए जेठानी जी। तभी सुनैना टीना से हुक्का लेकर खुद पीने लगती है। अरे वाह, क्या सुकून मिल रहा है। अच्छा, तो तुम पांचों मॉडर्न बहुएं यहाँ हुक्का पी रही हो? शर्म नहीं आती? बंद करो ये सब। मेरे बेटे की तो तुम एक नहीं सुनती, लेकिन अब मैं ही तुम्हें सुधारूंगी। काम पर लगती हो या नहीं? करते हैं माँ जी, करते हैं। तभी चुड़ैल सास के इतना कहते ही 5 बहुएं काम करने लगती हैं। पांचों बहू एक गुट बनाकर चुड़ैल सास की चुगली करती हैं। बाहर फैशन के कपड़ों में जाकर पड़ोसन को उल्टा सुनाती हैं। किसी की इज्जत नहीं करती हैं। एक दिन सुनैना, शेफाली, शिवानी बहुएं छत पर एक कर्टन को कवर किए नहा रही थी। तभी चुड़ैल सास ढूंढकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, अरे चीची बहू, ये तुम क्या कर रही हो? सारी शर्म पेच खाई है क्या? ऐसे खुले में नहाना जरूरी था क्या? आस पास तो देख लो। तभी तीनों बहुएं नहाकर आ जाती हैं।
माँ जी कौन सा हम बिना कपड़ों के नहा रहे थे और यहाँ कौन है? हमारी सबसे ऊंची छत है। हाँ, ना तो हमें किसी ने आपके अलावा देखा, और वैसे भी बाहर के देशों में तो मॉडर्न लोग इसी तरीके से छत पर अपने बाथटब में नहाते हैं। बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाकर ही मानोगी। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे अपनी भाषा में। तभी चुड़ैल सास उन्हें अपनी उंगली से बिजली के झटके देती है। ये मंजर दोनों बहुएं देखकर कांप जाती हैं और तीनों बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद तीनों को होश आता है और वो कहती हैं, मैं कहाँ हूँ? इतना 440 का झटका तो मैंने कभी तार लगाकर नहीं खाया जितना माँ जी ने दिया। माँ जी! एक दूसरे की शक्ल देखकर तीनों डर जाती हैं। कैसी हो अब तुम तीनों? माँ जी, हमें आपके दिए हुए झटके अभी भी लग रहे हैं। मुझे तो अभी तक। तो सुधर क्यों नहीं जाती हो? तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पतियों को बाहर कितना कुछ सुनना पड़ता है। मॉडर्न रहो पर विचारों से, छोटे कपड़ों से नहीं। और इस तरीके से रहो कि दूसरों को देखने में, सुनने में तुम्हें और बाकियों को आपत्ति ना लगे। माँ जी, हमारी भी तो कोई जिंदगी है ना। हम तो नहीं सुधरना चाहते, हम तो छोटे कपड़े ही पहनेंगे। लगता है मेरी बात तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई। तभी वो दोनों बची हुई बहू को बिजली का झटका देती हैं, जिससे वो दोनों भी लाइन पर आ जाती हैं। और लड़ा लो तुम दोनों माँ जी से जुबान। सुधरने का नाम लोगी या नहीं लोगी, और अपने पतियों का ख्याल रखा करो। उनके साथ घूमने जाओ तो वैसे कपड़े पहन लो, पर थोड़े लगे ढके हुए। पड़ोसन की नजरों में मत आओ, ठीक है? पूरी ना सही थोड़ी ही संस्कारी हो जाओ तो चुभ होगी नहीं दूसरों की आंखों में। माँ जी, हमें आपकी बात समझ आ गई। अब से हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे और अपने पति का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने ये सब दोबारा किया तो मैं वापस आ सकती हूँ। इस तरह उसकी 5 बहुएं बेशर्मी का दुपट्टा छोड़ संस्कारी बन जाती हैं और सास वापस अपनी तस्वीर में चली जाती है।